हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 पोल साइंस, दैट इज़ कोल्ड वॉर। आपका चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, बुक नंबर फर्स्ट का कोल्ड वॉर का। तो आज हम इस कोल्ड वॉर को बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या है दोस्तों? कोल्ड वॉर का मतलब सिंपली यहाँ पे कोई ठंडी जगह से नहीं है। कोल्ड वॉर का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है और वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा या तो मुझे मार देगा या तुझे मैं कल देख लूँगा, एक्स वाई जेड। सेम कोल्ड वॉर भी सेम ही है आपका। यूएसए यानी अमेरिका और रशिया यानी पहले यूएसएसआर, जो कि पहले पूरा यूएसएसआर का एक संघ था, 15 कंट्रीज़ का, 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ का मिला के एक यूएसएसआर बनाया गया था। तो इन दोनों दोस्तों के बीच में क्या था दोस्तों, एक इनडायरेक्ट वॉर था, है ना, यानी वैचारिक युद्ध जिससे बोलते हैं इनडायरेक्टली, जहाँ पे एक्चुअली में लड़ाई नहीं होती, एक तरीके से इनडायरेक्टली वॉर आप इसे देखने को कह सकते हो। तो अब बात आती है कि इसका रीज़न क्या था। तो यहाँ पे दो टॉपिक है आपका, एक कॉजेज़ ऑफ ऑरिजिन यानी मेन उत्पत्ति के कारण क्या थे कोल्ड वॉर के, और मेन इवेंट्स, ऐसे कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं जहाँ पे लग रहा था कि अब तो वॉर होकर ही रहेगा। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों कॉजेज़ में, आइडियोलॉजी ऑफ द कैपिटलिस्ट और द कम्युनिस्ट। यानी सबसे पहले जो है वैचारिक मतभेद था पूंजीवादी और कम्युनिस्ट में। यानी यूएसए कह रहा था कि हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, जबकि जो आपका यूएसएसआर था वो कह रहा था हम कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करेंगे। इसके अलावा सेकेंड रीज़न है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए, है ना। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी यूएसएसआर जब अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च करना स्टार्ट किया तो यूएसए ने क्या किया, उसमें इंटरफेयर किया, जबकि यूएसए पहले ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर चुका था। तो एक मेन रीज़न था मतभेद होने का दोनों के बीच में। थर्ड है दोस्तों यूएसएसआर इंटरफेरेंस इन डिफरेंट कंट्रीज़। इसके अलावा यूएसएसआर क्या कर रहा था, बाकी कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंटरफेयर करना स्टार्ट कर रहा था, यानी कम्युनिज़म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाकी कंट्री में भी हस्तक्षेप कर रहा था, जो कि थोड़ा सा एरिया यूएसए के अंडर में भी आता है, लाइक यूनान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, ये सब में क्या कर रहा था, इंटरफेरेंस कर रहा था। तो ये भी एक मेन रीज़न है आपका कोल्ड वॉर का। फोर्थ वन है आपका अलायंस ऑफ द यूएसए एंड द ब्रिटेन। फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यहाँ पे यूएसए और ब्रिटेन, दो जो बड़ी शक्ति थी अलाइड पावर की, वो भी दोनों साथ थे, जिससे यूएसएसआर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो ये भी एक मेन रीज़न है। फिफ्थ दोस्तों मिलिट्री अलायंस, यानी दोनों जो कंट्री है वो अपनी अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपके कुछ कॉजेज़ हैं, छोटे छोटे इवेंट्स। अब देखेंगे मेन इवेंट्स क्या हैं। मेन इवेंट्स में सबसे पहले है दोस्तों ट्रूमन लॉ, है ना। तो ट्रूमन लॉ क्या है, एक द्विमान सिद्धांत। इसका मतलब है ट्रूमन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि हमें क्या है, सुपीरियर पावर है यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर। सेकेंड है दोस्तों मार्शल प्लान, अप्रैल 1947 इसका मार्शल प्लान लाया गया था। तो देखेंगे आगे मार्शल प्लान क्या है। फिर इसके अलावा फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के द्वारा बनाई गई थी 1949 में, ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। इसके अलावा मेन इवेंट दोस्तों कोरियन क्राइसिस, जो कि 1950 से लेकर 1951 तक हुआ था। फिर सीटो एंड वर्सा पैक्ट 1945 में होता है। सीटो साउथ एशियन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वर्सा पैक्ट जो था आपका सेंटो से रिलेटेड है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि यूएसएसआर ने बनाए थे अगेंस्ट द नाटो से एक तरीके से बचने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों आपका कोल्ड वॉर का, दैट इज़ क्यूबा क्राइसिस। आगे देखेंगे दोस्तों हम स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कौन कौन से स्टेज में ये कोल्ड वॉर किस तरीके से आगे बढ़ा था। तो फर्स्ट स्टेज है आपका 1946 से लेकर 1953 तक। सेकेंड स्टेज है दोस्तों 1953 से 1963 तक, इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रूमन लॉ। थर्ड स्टेज है दोस्तों आपका 1963 टू 1979 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिटेंशन पीरियड, यानी तनावपूर्ण समय कह सकते हो। ये इसमें मेन इंसिडेंट हुआ था U2 की घटना, यानी U2 एक जासूसी विमान था जिससे अमेरिका ने कहाँ भेजा था, यूएसएसआर की सीमा पर भेजा था और जो पकड़ा गया था।
दैट्स वाई इसे डिटेंशन पीरियड कहा जाता है कि अब लगेगा कि अब कोल्ड वॉर क्या होगा, होकर ही रहेगा। फोर्थ स्टेज है दोस्तों आपका 1981 से 1989 तक। तो हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे दोस्तों, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा मैप है, इसे ब्रीफली देख लीजिएगा। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका साउथ अमेरिका, ये आपका कनाडा हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, यूरोप, नॉर्थ नॉर्थ जर्मनी, ये होगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ यानी नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी, है ना। इसके अलावा ये एशियन कंट्री हो गया, ये अफ्रीका हो गया। सो अब इसको क्या किया था, एक तरीके टू पार्ट्स में ये क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। इधर का सारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक कहलाएगा। और इधर की सारी कंट्री जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ईस्टर्न ब्लॉक यानी साम्यवादी देश। वेस्टर्न ब्लॉक के जो हेड है वो कौन है, आपका यूएसए होगा यहाँ पे। और जो ईस्टर्न ब्लॉक का होगा हेड कौन होगा दोस्तों, यूएसएसआर होगा। इसके अलावा एक और कंट्री आती है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, जो ना ही फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री में शामिल होते हैं, ना ही आपके ईस्टर्न कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। तो उसे क्या बोला जाता था, कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, या फिर उसे बोलोगे हम नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। ना तो वेस्टर्न कंट्री में शामिल होंगे वो लोग, ना ईस्टर्न कंट्री में, लाइक इंडिया हो गया, इसके अलावा अफ्रीका हो गया, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तो आप आगे देखेंगे हम वन बाय वन। तो आपको बस याद रखना, ये आपका वेस्टर्न कंट्री कहलाएगी, है ना। इसके ये आपकी ईस्टर्न कंट्री कहलाएगी, और जो नीचे होगा वो नाम कहलाएगा, तीसरे कंट्री। इसके अलावा इसे बोलते हैं कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, इसे बोलेंगे आप कंट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न जर्मनी इसे बोलेंगे, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को ईस्टर्न जर्मनी। तो इनके ही अलग अलग नाम हैं आपके 1 मार्क्स में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन में हमने देखा था दोस्तों, दोनों के बीच में क्या था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, है ना। यानी आइडियोलॉजिकल वॉर में जो यूएसए कह रहा था कैपिटलिस्ट को फॉलो करने के लिए, वेयर इज़ द कम्युनिज्म मीन्स पब्लिक ऑनरशिप, है ना, हु फॉलो द यूएसएसआर। तो ये दोनों का मतलब है। कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप मतलब यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, है ना, एंड द नेम एज वेस्टर्न ब्लॉक। इसके अलावा इनका नाम क्या था दोस्तों, वेस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं इसे हम। दे वर ऑल्सो कॉल्ड कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देयर इकोनॉमीज वॉज अंडर कैपिटल, इनकी जो इकोनॉमी थी वो किसके अंडर में थी, कैपिटलिस्ट के, यानी मेनली इनका प्रॉफिट मोटिव था। वेर इज़ द कंट्री इन द ईस्टर्न ब्लॉक, यानी जो इधर के साइड थे यूएसएसआर के साइड में, दे कंटेन कम्युनिस्ट, उन्हें कम्युनिस्ट कहा जाता था। एंड दे वर कॉल्ड कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, और उन्हें क्या कहा जाएगा आपका, कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, साउथ एशियन अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिका कंट्री। इट वॉज द नॉन अलाइंड ग्रुप, जिसे नाम बोलते हो आप। दे डिड नॉट सपोर्टेड कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म्स, दे हैड ट्राई टू मेंटेन पीस बिटवीन दैम। नॉन अलाइंड ग्रुप फॉर्म इन 1961, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया दोस्तों 1961 में, दैट इज़ कॉल्ड नाम, नॉन अलाइंड ग्रुप। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने देखा था, यूएसएसआर एंड यूएसए 1950 टू 1953 तक। सो यूएसएसआर इंटरफेयर इन द डिफरेंट कंट्री, यूएसएसआर इंटरफेयर बिटवीन द पॉलिटिकल मैटर इन द ईरान, ग्रीस, तुर्की, इट टू स्प्रेड द कम्युनिज्म इन इट, है ना। ये बाकी कंट्री में इंटरफेयर कर रहा था अपनी कम्युनिज्म्स को स्प्रेड करने के लिए। देयर फॉर यूएसए ऑल्सो केम इनटू बिटवीन, इसलिए जो यूएसए था वो भी इसके बीच में आया। एंड हेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशिया एंड यूएसए इज एरोजन, तो इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में वो तनाव बढ़ गया। इसके अलावा यूएसए यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट टाइम इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता ही है, जापान पे गिराया था उन्होंने, नागासाकी और हिरोशिमा पे। आफ्टर दैट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू यूज़ न्यूक्लियर बम, उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि कोई न्यूक्लियर बम स्टार्ट नहीं करेगा। बट अगेन इन 1950 टू 1953 यूएसएसआर डिड रिसर्च ऑन इट, हैंस दिस वॉज अ रीज़न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। तो 1953 में क्या करने लगा, यूएसएसआर रिसर्च करने लग गया इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर,
तो जिससे क्या हुआ, दोनों के बीच में और तनाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट कॉजेज है दोस्तों मिलिट्री अलायंस। सो मिलिट्री अलायंस, अमेरिका मेड अ मिलिट्री अलायंस दैट इज़ नाटो। इन्होंने अपना संगठन बनाया किसके नाम से, नाटो के नाम से। नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और इसमें कौन कौन सा देश था दोस्तों, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। इफ़ वी हैव अटैक्ड ऑन एनी वन ऑफ द कंट्री देन वी ऑल टुगेदर कंट्री विल फाइट अगेंस्ट दैम, है ना। अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, उन पर मिलकर अटैक करेंगे। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसके अलावा इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए बनाया गया था। अमेरिकन ब्रिटेन वेयर द मेन हेड, और इसके जो मेन हेड थे कौन थे दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका। नाटो हेड क्वार्टर इज़ ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ सीटो। सीटो एंड वर्सा पैक्ट 1953। तो ब्रिटेन सेड यूएसए टू इंटरफेयर्स इट पावर ऑन द साउथ एशियन कंट्री, देयरफॉर द यूएसए मेड सीटो। इसके अलावा जो ब्रिटेन ने क्या कहा कि हमें अब अपनी पावर को साउथ कंट्रीज़ में भी फैला, तो इसलिए उन्होंने एक चीज़ और फॉर्म किया दोस्तों, जिसका नाम क्या है, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है दोस्तों, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिग्नार, इंडोनेशिया, मलेशिया। कंट्रीज़ वर कवर्ड और बाय द यूएसए एंड द सीटो was name given to it. This was done to the increase of capitalists due to which again the tension created between the USA and USSR. तो ये भी एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट दोस्तों वर्सा पैक्ट 1953। तो मिलिट्री अलायंस ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री was made by the USSR against the NATO. It was made in the Warsaw, in the capital of Poland. Hence this was called Warsaw Pact. और इसके अलावा इसमें याद रखना था वो दोस्तों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपके कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वॉर, जो छोटे छोटे इवेंट्स थे। अब हम देखेंगे मेन इवेंट क्या है। सबसे पहले दोस्तों मेन इवेंट में क्या था, ट्रूमन लॉ। तो ट्रूमन प्लान क्या है दोस्तों, ट्रूमन प्लान मार्च 1947 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ट्रूमन all regions of the world's interference over America was the considered correct and the capitalist country to be given economic support, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रूमन थे उनके प्रेसिडेंट, वो क्या करने लगे थे, बाकी कंट्री में भी इंटरफेयर कर रहे थे और इसको भी सही बता रहे थे और लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट भी ये दे रहे थे। यानी अमेरिका किसी भी कंट्री में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि वह सबसे क्या है, सुपीरियर है। और जो कंट्री कैपिटलिस्ट को नहीं अपनाएगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, और जो उसको सपोर्ट करेगा उसको क्या दिया जाएगी, इकोनॉमिकली और फाइनेंशली, मिलिट्री, ये सारे क्या दी जाएंगे दोस्तों, उसको सहायता दी जाएगी। और सेम टाइम पे ही मार्शल प्लान भी लाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हु वाज, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन द बॉम्बार्डिंग डन ऑन जापान, ट्रूमन। सो आपका आंसर क्या है, ट्रूमन ही है। ट्रूमन वॉज मेड मार्शल प्लान अप्रैल 1946 में आया था। अकॉर्डिंग टू द मार्शल प्लान, कैपिटलिस्ट कंट्री टू वेस्टर्न यूरोप वॉज गिव 20 अरब इकोनॉमिक्स एड विल बी गिवन इन द नेक्स्ट मंथ। दिस वॉज कॉल्ड मार्शल प्लान। यानी 12 अरब डॉलर का क्या दिया जाएगी दोस्तों, बाकी वेस्टर्न यूरोपियन को सपोर्ट दी जाएगी। यही क्या है आपका मार्शल प्लान कहलाएगा, यानी लोगों को इकोनॉमिक सहायता दे रहे थे ये लोग, दैट इज़ कॉल्ड मार्शल प्लान। नेक्स्ट दोस्तों कोरियन क्राइसिस 1951 टू 1953 तक हुआ था। तो ये आपका नॉर्थ कोरिया है, ये अंडर कम्युनिस्ट था, और जो आपका साउथ कोरियन है दैट इज़ अंडर कैपिटलिस्ट। सो टू पार्ट्स ड्यू टू द कोरिया इन नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर एंड बिकम कम्युनिस्ट, एंड द साउथ कोरिया सपोर्टेड टू द यूएसए बिकम कैपिटलिस्ट। दिस इज़ वाई देयर इज़ अ सिविल वॉर इज़ हैपन। तो क्या हुआ, दोनों आपस में ही देश लड़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न था आपका कोल्ड वॉर का, दैट इज़ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962, है ना। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे क्यूबा एक छोटा सा आइसलैंड है, और यहाँ पे आपका यूएसएसआर। सो यूएसएसआर मेड क्यूबा एज अ मिलिट्री बेस। यूएसएसआर ने क्या किया, एक मिलिट्री बेस बनाया है दोस्तों क्यूबा को। यूएसएसआर मेड दिस द कॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल एंड सेंड इट टू द क्यूबा फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, है ना। यूएसए सेंडेड इट ऑन
आर्मी इन अटलांटिक ओशन टू स्टॉप दम। इसके अलावा तो यूएसएसआर ने भी क्या किया, इसको रोकने के लिए अपनी आर्मी भेज दी, और यहाँ पे इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना लिया था एक तरीके से अमेरिका पे पूरा हमला करने के लिए। सो थर्ड वॉर द एनवायरमेंट रेज, बट ऑन द मेन टाइम रशिया रिमूव्ड इट एंड द वॉर वॉज सप्रेस्ड। बट लास्ट में क्या हुआ था, फाइनली रशिया ने यानी यूएसएसआर ने वहाँ से क्यूबा मिसाइल्स अपने हटा ली, और वॉर क्या हुआ दोस्तों, टल गई एक तरीके से। नाउ देखते हैं अपना स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है दोनों में। थर्ड स्टेज था आपका 1963 टू 1979, दैट इज़ कॉल्ड डिटेंशन पीरियड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज़ रिलेटेड टू द U2 इवेंट्स। यूएसए सेंड इट सपॉय एरोप्लेन टू द यूएसएसआर बिफोर द यूएसए प्रेसिडेंट विजिट टू द यूएसआर, बट दैट वाज स्टॉप्ड, है ना। यूएसए विमान भेजा था बट उसको पकड़ा गया था। सो आफ्टर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, गवर्नमेंट वर change in USA and USSR, and the president of both the countries started talking end of the Cold War। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए और दोनों देशों के प्रेसिडेंट फाइनली बातचीत करना स्टार्ट कर दिया ताकि इस कोल्ड वॉर को फाइनली ख़त्म किया जाए, उस टेंशन को ख़त्म किया जाए। बट आफ्टर द U2 इवेंट, लेकिन U2 इवेंट के बाद अगेंस्ट द कोल्ड वॉर सिचुएशन अराइज, है ना। तो उसके बाद दोबारा लग रहा था कि अब लड़ाई होकर रहेगी। सो दिस टाइम रोनाल्ड रियागन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो उस टाइम पर रोनाल्ड जो रीगन थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, एंड निकिता खुरवेचे वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ना फोर्थ स्टेज था दोस्तों 1981 टू 1989। ड्यू टू द अफगानिस्तान, दिस वॉज द टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर, एंड दिस वॉज द गल्फ वॉर, एंड दिस वॉज कॉल्ड न्यू कोल्ड वॉर 1981 टू 1989। अफ़गानिस्तान क्राइसिस मेनली था दोस्तों फॉर पावर, फॉर द ऑयल, है ना। ईरान, इराक, वाल, साउथ अरबिया, ओमान, यूएई, ये सारी दोस्तों गल्फ़ कंट्री ही कहलाती है। सो अमेरिका प्रेसिडेंट्स एलिजिबल इज़ द नेम ऑफ रिसर्च प्लेस मिसाइल इन द स्पेस, दिस वाज आल्सो कॉल्ड द टेंशन इन द यूएसएसआर एंड यूएसए। तो वहाँ पे अमेरिका क्या करना चाह रहा था, इस पर कब्जा करना चाह रहा था पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ पे। तो ये भी एक रीज़न था इस कोल्ड वॉर का। इन 1991 यूएसएसआर डिज़ॉल्व्स एंड द कोल्ड वॉर एंडेड। और 1992 में फाइनली दोस्तों जो आपका 15 कंट्रीज़ रिपब्लिक कंट्रीज़ का संघ था यूएसएसआर, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म होता चला गया। हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट होती चली गई, और फाइनली वहाँ पे जाके हमारा कोल्ड वॉर क्या हुआ दोस्तों, ख़त्म हुआ। लास्ट पॉइंट है द आयरन कर्टेन। तो इससे कौन, आयरन कर्टेन कौन क्या है दोस्तों, द नेम गिवन टू द imaginary line between the ideology of the America and the USSR is known as Iron Curtain। तो जो एक तरीके से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो एक मतभेद था दोस्तों, इन दोनों के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है, आइडियोलॉजिकल लाइन को क्या कहा जाता है दोस्तों, आयरन कर्टेन। तो यहाँ पे हमारा इन शॉर्ट में दोस्तों पूरा कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको और ब्रीफली चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँ। सो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग्स ही नोट्स को तैयार करके आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।